कहाँ हैं ये बच्चे? डाल दूंगी इसके बेटा। गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है तो एक बार ऑनलाइन बच्चे कंफर्म करना। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक टॉपिक लिया था बेटा? आईसीआई से कर रहे थे आई थिंक। यहाँ तक हुआ था बेटा? या थर्ड से स्टार्ट करना है, ठीक है। हमने कहा था कि भाई पार्टनरशिप में बिजनेस का होना ज़रूरी है, ठीक है। और बिजनेस क्या होना चाहिए? हमारा एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। और उसका इरादा क्या है? एक्विजिशन ऑफ गेन। एक्विजिशन ऑफ गेन या एक्विजिशन ऑफ प्रॉफिट, एक ही बात है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, बिजनेस वर्ड को बताया कि पहला क्या होना चाहिए, देयर शुड एग्जिस्ट अ बिजनेस। और दूसरी चीज़ क्या दे रखी है? इस बिजनेस करने का इरादा क्या है? एक्विजिशन ऑफ गेन। और हमने कहा था कि बिजनेस वर्ड को 2B सेक्शन में ब्रॉडली डिफाइन किया है बेटा। क्या क्या चीज़ें बिजनेस वर्ड में इंक्लूड होंगी आपकी? ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। तो इट इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, ठीक है। तो ये हमारा बताया इन्होंने बिजनेस के बारे में। आगे आ गया एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या है हमारा? इसेंशियल एलिमेंट है किसका? पार्टनरशिप का। कोई भी ऐसी पार्टनरशिप नहीं हो सकती जहां प्रॉफिट शेयरिंग ना होती हो, ठीक है। देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन ऑफ द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू होल ऑफ द प्रॉफिट। देखो, देयर कैन बी अ पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, बट कैन देयर बी अ पार्टनर इन लॉसेज ओनली? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कभी भी पार्टनर इन लॉसेज नहीं होता। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली तो हो सकता है, बट पार्टनर इन लॉसेस ओनली नहीं होता। क्या चीज़ दी है देखो, पार्टनर मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द एनर मैनर दे चूज। और वो यूजुअली क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ होता है तो कैसे शेयर करते हैं? इक्वली। कैपिटल रेशियो नहीं, कैसे करेंगे? इक्वली। बट एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेज इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट। एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट। लॉस शेयर करना इसेंशियल फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो भाई, आपका एक पार्टनर होता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। वो प्रॉफिट तो शेयर करता है बेटा, लेकिन लॉस बियर नहीं करता। उसके लिए प्रॉफिट में लॉस इंक्लूडेड नहीं होता। तो शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट। इट इज ओपन टू वन और मोर पार्टनर टू एग्री टू शेयर ऑल द लॉसेज। जैसे मान लो एक फर्म में 4 पार्टनर हैं, A B C D। D है तुम्हारा पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। तो अब लॉस को कौन शेयर करेंगे? अब इस लाइन को पढ़ो, इट इज ओपन टू वन और मोर पार्टनर्स टू एग्री टू शेयर ऑल द लॉसेस, ठीक है। हाउ एवर इन द इवेंट ऑफ लॉसेस अनलेस अदरवाइज एग्रीड इट विल बी बॉर्न इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब क्या कहना चाह रहा है? लॉस के केस में लॉस उसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में आप प्रॉफिट बांटते हो। लॉस के रेशियो में लॉस उसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में आप प्रॉफिट बांटते हो। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1, को ओनर से एक लैंड के जो रेंट आती है आपस में मिलके डिवाइड कर लेते हैं। आर दे द पार्टनर्स? नो, बिकॉज देयर इज नो बिजनेस। नो बिजनेस। पार्टनरशिप में बिजनेस का होना कंपलसरी है।
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है या क्लब है, वो पार्टनरशिप नहीं है। क्यों नहीं है? प्रॉफिट कमाने का इरादा होना चाहिए, और ये चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर दिया है, मे नॉट बी फ्लोटेड इन पार्टनरशिप। एक कंपनी ज़रूर हो सकती है नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट। सेक्शन 8 कंपनी, एक कंपनी का टाइप पढ़ेंगे जब अपन कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, तो एक कंपनी का टाइप आएगा सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी जो होती है वो होती है नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, तो वो जो होती है वो एनपीओ की फॉर्म में हो सकती है कंपनी तो, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म कभी भी एनपीओ की फॉर्म में नहीं हो सकती। इट इज़ ऑलवेज विद द व्यू टू अर्न द प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए नहीं हो सकता, जबकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वगैरह नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए बनते हैं। आगे क्या बोला, एक और एग्जाम्पल दिया, एक्स और वाई हैं बेटा, कॉटन बेल्स खरीद रहे हैं जॉइंट अकाउंट में, और उसको आगे बेचेंगे और प्रॉफिट क्या क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। दे आर द पार्टनर्स। सारी करेक्टरिस्टिक पूरी हो रही है। जॉइंट अकाउंट में इसकी सेल करेंगे, प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, एक्टिंग एज म्यूचुअल एजेंट ऑफ ईच अदर, दे आर द पार्टनर्स। समझ आई बात कि नहीं आई, बताओ बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल ये कहता है कि को ओनर्स है बेटा एक लैंड के, मिलके जो ऑनर्स होते हैं, देखो एक फादर की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी जो है उनके 2 बेटों को मिली, वो दोनों बेटे कौन हो गए, को ओनर्स। को ओनरशिप बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक तो बन सकती है बाई सक्सेशन उत्तराधिकार के थ्रू, और एक बन सकती है बाई एग्रीमेंट। जैसे मैंने और आपने मिल करके 100 मोबाइल सेट खरीदे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन भी क्या है, उनके को ओनर्स। तो एक तो बन सकती है बाई एग्रीमेंट और एक हो सकती है बाई स्टेटस या सक्सेशन, उत्तराधिकार द्वारा। ठीक है, फादर की प्रॉपर्टी मिली 2 बेटों को, जो रेंट आता है वो दोनों आपस में डिवाइड कर लेते हैं। दे आर नॉट द पार्टनर्स। क्यों? कोई बिजनेस नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। यही कह रहा है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है क्या, बताओ। थर्ड वाला ये कहता है एक्स और वाई ने कॉटन बेल्स खरीदे, जॉइंट अकाउंट में उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, और प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। दे आर एक्टिंग एज म्यूचुअल एजेंट ऑफ ईच अदर, दे आर द पार्टनर। सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, बिजनेस भी है इनका, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी है, और मिलके काम भी कर रहे हैं। सो एक्टिंग एज देयर म्यूचुअल एजेंट। म्यूचुअल एजेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं, देखो अपन, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या कहना चाह रहे हैं, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, एक सबके लिए सब, एक के लिए। ठीक है, काम करेगा एक पार्टनर, जिम्मेदार होगी पूरी की पूरी फर्म। इसको कैसे देखा जाएगा, एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। जब वो अपने लेवल पे ओन कैपेसिटी में काम करे, एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल, और जब दूसरों को रिप्रेजेंट करे तो एजेंट होता है। ठीक है, क्या लिख रखा है इसके अंदर, देखो, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सब मिलके करें या सबके लिए कोई एक भी कर सकता है। इट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। कार्डिनल मतलब क्या होता है, लिखना फंडामेंटल। कार्डिनल मतलब होता है फंडामेंटल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। यानी ये है तो पार्टनरशिप है, ये नहीं है तो पार्टनरशिप ही नहीं है। इट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। In other words, there should be a binding contract of mutual agency between the partners. Act of one partner is in course of business of firm is an act of all the partners. काम करेगा एक पार्टनर, जिम्मेदार होगी पूरी की पूरी फर्म। Each partner carrying on the business is principal as well as agent. हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। He is an agent as far he can bind the other partners. He is principal to the extent he is bound by the act of the other partners. ओन कैपेसिटी में काम करे तो प्रिंसिपल, दूसरों को रिप्रेजेंट करे तो उनका एजेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया बेटा। हाँ, कुछ पूछना है किसी को? कौन सा? म्यूचुअल एजेंसी वाला। काम करेगा एक पार्टनर, जिम्मेदार होगी पूरी की पूरी फर्म, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। इसी को कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। जैसे सपोज करो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ किसी थर्ड पार्टी के साथ, मैं एक फर्म की पार्टनर हूँ और किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई डील साइन कर रही हूँ। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास है, आई एम एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल,
एट द सेम टाइम मैं बाकी पार्टनर्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आई एम एक्टिंग एज देयर एजेंट, ठीक है। तो हर पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी। इट इज़ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, म्यूचुअल एजेंसी। ये है तो पार्टनरशिप है, ये नहीं है तो पार्टनरशिप ही नहीं है, ठीक है। आगे क्या दिया, एक केस लॉ आया था केडी कामथ एंड कंपनी का। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि दो चीज़ें पूरी हो जाएं तो क्या माना जाएगा कि पार्टनरशिप है। दो चीज़ें पूरी होनी चाहिए तो पार्टनरशिप मानी जाती है। कौन कौन सी दो चीज़ें? पहले पॉइंट में इन्होंने बोला एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। तो तीन चीज़ें कवर कर ली पॉइंट नंबर 1 में। एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या बोलेगी? म्यूचुअल एजेंसी। देखो एक बार वही है कि नहीं है? बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो वो आपका म्यूचुअल एजेंसी ही तो होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है, ठीक है। अब अपन लेने जा रहे हैं यहाँ पर ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप गिवन अंडर सेक्शन नंबर 6। सेक्शन 6 में बताया है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि हाउ विल यू डिटरमाइन अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज फर्म और नॉट, a person is a partner or not, ये आप कैसे पता लगाओगे? How will you determine a group of person is firm or not, an individual person is partner or not? What is the mode of existence of partnership? How will you determine partnership? ऐसे क्वेश्चन आता है, इसका मतलब आपको क्या बताना है? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। सेक्शन 6 कहता है आपको कैसे पता लगाना पड़ेगा? You have to see the real relation between the पार्टीज। अगर आप पता लगाना चाहते हो कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो पार्टनर हैं या नहीं है, ग्रुप ऑफ पर्सन है वो फर्म है या नहीं है, क्या पता करना पड़ेगा? रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। तीन चीजें पूरी हो जाएंगी तो ये माना जाएगा कि भाई पार्टनरशिप है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में तीन चीजें आनी चाहिए। पहली क्या बताएंगे? एग्रीमेंट। दूसरा क्या आएगा? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। और तीसरा आ जाएगा तुम्हारा म्यूचुअल एजेंसी। एग्रीमेंट की बात हमने कल भी की थी। देखो, partnership arises only by way of agreement. This agreement can be express or implied, can be oral or in writing. और अगर written signed registered है, we use the word partnership deed। याद आ रहा है? HUF जो है वो कभी किसी और में पार्टनर नहीं बन सकती, फर्म भी किसी और फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। याद आ रही है ये चीज़ें? ठीक है, तो एग्रीमेंट के बारे में आप लिख लोगे। इसेंशियल एलिमेंट में भी कल मैंने करा दिया। दूसरा क्या आ रहा है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप का। इट इज प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। हर एंटिटी जिसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग होती है, सबसे पहले हमारा दिमाग क्या कहता है कि पार्टनरशिप होगी। प्राइमा फेसी मतलब क्या होता है? फर्स्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन, तो किसी चीज़ को देखते ही आप सबसे पहले उसके बारे में जो ओपिनियन बनाते हो, दैट इज़ द प्राइमा फेसी ओपिनियन। प्राइमा मतलब इम्पॉर्टेंट, फेसी मतलब फेस पे लिखा है। तो किसी चीज़ को देखते ही जो आप सबसे पहले ओपिनियन बनाते हो उसको बोला जाता है प्राइमा फेसी ओपिनियन। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट प्राइमा फेसी एविडेंस है। किसी भी एंटिटी में प्रॉफिट शेयरिंग हो रही होती है तो सबसे पहले दिमाग क्या कहता है? पार्टनरशिप होगी, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता हमेशा कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन हो, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट प्राइमा फेसी एविडेंस है, लेकिन कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं है। इट इज़ नॉट अ फाइनल एविडेंस।
इट इज़ नॉट अ फाइनल एविडेंस. फाइनल एविडेंस क्या है? म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी. अब म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है वो देखो एक बार. वन फॉर ऑल फॉर वन, every partner, principal as well as agent. Business must be carried on by all of them or one of them acting for all. Cardinal principle of partnership, true test of partnership, conclusive evidence of partnership. यही पढ़ा था अपन ने. जो वहाँ पढ़ा था वही चीज़ मैंने यहाँ पे सिर्फ रिपीट की है. एक पॉइंट को इलेबोरेट करूँगी. कौन सा? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. Sharing of profit is prima facie evidence of partnership. Prima facie evidence of partnership, not a conclusive, not a conclusive one. Prima facie evidence of partnership, not a conclusive one. ठीक है. अब इसके अंदर देखो होता क्या है. प्राइमा फेसी एविडेंस, फर्स्ट ओपिनियन, जैसे कि मैंने ये बात की थी आपको शायद पहले भी मैंने बताया था. ये अपना वर्ड आया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में. रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद ओनरशिप. ठीक है. तो जिसका ओनरशिप उसी का रिस्क. यही पढ़ा था हमने तब भी मैंने आपको ये बताया था. जैसे मान लो मैंने ओपिनियन बनाया GCF 5 के बारे में कि बैच अच्छा है, ठीक है, क्वेरीज वगैरह आती है, ठीक है, ओके, पढ़ते हैं बच्चे. और अगर क्या हुआ, MCC ने क्या लगा दिए, मॉक टेस्ट, और उसमें नंबर नहीं आए, तो मैं क्या बोलूँगी कि भाई मुझे ऐसा लगता था बट ये गलत निकल गया. समझ आ रही है चीज़ की नहीं आ रही है? ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा लास्ट इम्प्रेशन हो. यू पीपल में प्रूव अस रॉन्ग. ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ पे हमने बोली. प्राइमा फेसी एविडेंस जरूरी नहीं होता कि फाइनल एविडेंस हो. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैसा एविडेंस है? प्राइमा फेसी. इट इज़ नॉट अ फाइनल एविडेंस. अब मैं आपको ये प्रूव करके दिखा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर एंटिटी जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग हो रही हो वहाँ पार्टनरशिप हो. अपन इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे. और ये हमारे एग्जाम में 2 अटेम्प्ट पहले ही क्वेश्चन आया हुआ है स्टेटमेंट की फॉर्म में कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज प्राइमा फेसी एविडेंस, नॉट अ कॉन्क्लूसिव वन. कमेंट. टोटल 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का कितने का क्वेश्चन आया था. ठीक है. तो अब इसके अंदर मैं क्या बताऊंगी, लिखना, एक लाइन लिखना. इन द फॉलोइंग 4 केसेस. इन द फॉलोइंग 4 केसेस. कॉपी कहाँ है तुम लोगों की? बोला था ना मैंने कॉपी लेके आना बेटा. चलो आज ठीक है, लिख रहे हो जैसे लिखो, लेकिन कल से कॉपी लेके आना है ना. इन द फॉलोइंग 4 केसेस. अब आधा पन्ना लिखना है. तुम कॉपियों में कहाँ लिखोगे बताओ? हौच पौच हो जाएगा ना बेटा सारा. इन द फॉलोइंग 4 केसेस. डायरेक्टली PDF से पढ़ाओ तो फिर तुम लोग लिखते नहीं हो कुछ भी, और लिखवाने की कोशिश करो, कॉपीज नहीं है. बोला था कल क्लियर कट मैंने कि लेके आना कॉपीज. इन द फॉलोइंग 4 केसेस. देयर इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. देयर इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बट नो पार्टनरशिप. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बट नो पार्टनरशिप. तुम्हारी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स कितने गए थे लॉ के पेपर में? 39. किसके आए हैं? इट्स अ गुड थिंग. और 35 और अबव किस किस के हैं? 35 एंड अबव. इट्स अ गुड थिंग. आगे भी अपना परफॉर्मेंस जो है अपन को इम्प्रूव ही करना है. इससे भी बेटर लेके जाएंगे अपन. जो अपना पास्ट रिकॉर्ड रहा हुआ है, मेरी क्लास में बच्चों की जब मेरिट आती है तो आई जस्ट सपोज कि मैं मेरे लेवल पे पूरा बेस्ट एफर्ट देती हूँ. अगर मैं आपको टीच करना होता अपनी लैंग्वेज में कब का कर चुकी होती. मैं कोर्स कंप्लीट हो चुका होता अब तक अपना,
एंड एवरीवन वुड हैव बीन सेटिस्फाइड 100%, कोई दिक्कत ही नहीं थी। रीज़न क्या होता है, अब हमें ये चीज़ पता है कि हमारा पेपर बेटा कैसा है, सब्जेक्टिव है। अब उसके लिखने का एक पैटर्न है, सीनियर से पूछना, लिख के तो बहुत अच्छा आए थे, नंबर नहीं आए। आई एम नॉट हियर टू टीच यू टू द योर प्लेजर, मुझे कैसे पढ़ाना है कि तुम्हारे नंबर आए। समझ आई ये वाली चीज़? आप एमसीसी के फाउंडेशन के क्वेश्चंस पीछे के एक क्लास में कर रहे हो, टीचर्स क्या बोलते हैं खुद कर लेना, वहाँ टाइम बच जाता है उनका। मेरा एक क्वेश्चन कराने का टारगेट क्या है, सिर्फ कम से कम मैं कराऊंगी तो यहाँ देखोगे एग्जाम में अगर आ गया तो तुम्हारे माइंड में तो होगा ना, ऐसा क्वेश्चन मैम ने हमें करवाया था, वहाँ नहीं अटकोगे। और हमेशा क्या कहती हूँ, जितनी गलतियाँ करनी है यहाँ के टेस्ट में कर लो, वहाँ जो गलती हो गई उसकी कोई रेमेडी नहीं है, वो सीधे क्या करेगी, आपका अटेम्प्ट बेकार करके जाएगी। एक सब्जेक्ट में भी फेल मतलब फेल होता है, ठीक है। तो आगे ले रहे हैं अपन, क्या लिया अपन ने, मैंने क्या लिखवाया तुम्हें, इन द फॉलोइंग 4 केसेस देयर इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बट नो पार्टनरशिप। इसके अंदर अब देखो, पहला नंबर डालो इसके अंदर, सेल ऑफ गुडविल, सेल ऑफ गुडविल। When seller of goodwill agrees to receive share in profit, लिखो when seller of goodwill agrees to receive, when seller of goodwill agrees to receive share in profit। एग्जाम्पल से देखो, ए ने अपनी गुडविल बेच दी 20 लाख रुपए में, किसको बेची, फर्म को। और फर्म से क्या बोला कि मुझे लमसम पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे क्या दे देना, प्रॉफिट में हिस्सा दे देना। फर्म से क्या बोला, लमसम पेमेंट नहीं चाहिए 20 लाख का, क्या चाहिए, प्रॉफिट में हिस्सा दे देना। ए इज शेयरिंग द प्रॉफिट बट इज नॉट अ पार्टनर, पार्टनरशिप अराइजेज ओनली बाय एग्रीमेंट। समझ आई चीज़ की नहीं आई, बताओ। मैंने क्या बताया तुम्हें, पहला एग्जाम्पल जहाँ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो हो रही है लेकिन पार्टनरशिप नहीं है। समझ आई चीज़ की नहीं आई, बताओ। अब सेकंड नंबर डालो इसके अंदर, लेंडर ऑफ मनी और क्रेडिटर, लेंडर ऑफ मनी और क्रेडिटर। लेंडर ऑफ मनी और क्रेडिटर में देखो सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं इस बार, वो देखो ए ने 20 लाख रुपए का कर्जा दिया, किसको, फर्म को, लोन दिया, ठीक है। और क्या बोलता है, लोन का पेमेंट लमसम में नहीं चाहिए, मुझे क्या करो, प्रॉफिट में हिस्सा दे दो, शेयरिंग द प्रॉफिट बट इज नॉट अ पार्टनर। समझ आई चीज की नहीं आई, बताओ। यहाँ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो हो रही है बट देयर इज नो पार्टनरशिप। क्या लिखा है, लेंडर ऑफ मनी और क्रेडिटर। आगे लिखो, हु एग्रीज टू रिसीव शेयर इन प्रॉफिट, हु एग्रीज टू रिसीव शेयर इन प्रॉफिट, हु एग्रीज टू रिसीव शेयर इन प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट, हाँ किसके अंदर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक पर्टिकुलर अमाउंट में ये बोलता है कि भाई तुम्हें इस वाले एवेन्यू के लिए मैं 20 लाख दे रहा हूँ, तुम ये पैसा इस एक्टिविटी में इन्वेस्ट करोगे, तुम्हें जितना प्रॉफिट हो उसका इतना हिस्सा मुझे दे देना। वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में ही लेगा, उसी समय लेगा, डिफाइंड होता है, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर लेता रहेगा। एक पर्टिकुलर इस तरीके से तो अपन नहीं कर सकते कि जितना भी तुझे मिलता रहेगा सालों तक उतना दे ना, फिर ये रिस्क उठा रहा है बेटा, इसने खुद ने बोला है कि मुझे प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, लमसम नहीं चाहिए। और अगर ये डिसीजन ले रहा है ना ये, तो ये सोच के ले रहा है कि इसमें प्रॉफिट ज्यादा है। कोई भी बंदा अपना लॉस नहीं कराएगा, इसके पास तो ऑप्शन था ही ना, लमसम ले ले। अगर ये प्रॉफिट में हिस्सा मान रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको लगता है कि एक्टिविटी ऐसी है जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है, इसलिए ये ऐसा डिसीजन ले रहा है। नेक्स्ट क्या दे रखे हैं देखो, विडो और चिल्ड्रन ऑफ, विडो और चिल्ड्रन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर।
GCF 2 में तुम्हारे 39.5 गए हैं शायद हाईएस्ट 40 में से। विडो और ब्रेक चिल्ड्रन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। एक बच्चा क्लास से बाहर आके बता रहा था मुझे, एक्चुअली क्लास में तो मेरे पास 39 ही आया है, एक बच्चा बाहर आके बोल रहा था कि अभी अभी आया मैम ये देखो मेरे पास। बोला ठीक है। विडो ऑब्लिक चिल्ड्रन ऑफ डिसीज पार्टनर, इसका मतलब क्या है, एक पार्टनर की क्या हो गई, डेथ, एक पार्टनर की डेथ हो गई, अब उसकी विधवा है, उसके बच्चे हैं, प्रॉफिट में शेयर मिलेगा भाई, जो इसका हिस्सा बनता है वो तो मिलेगा ना इनको, बट दे आर नॉट द पार्टनर्स, दे आर नॉट द पार्टनर्स। क्या वो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएंगे क्या, नहीं बनेंगे, दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट बट दे आर नॉट द पार्टनर्स। क्लियर है कि नहीं है, बताओ मुझे बेटा, ठीक है। तो विडो और चिल्ड्रन ऑफ डिसीज पार्टनर्स दे विल शेयर द प्रॉफिट बट दे आर नॉट द पार्टनर्स। और फोर्थ एंड लास्ट डालना, सर्वेंट और एजेंट एज रेमुनरेशन, सर्वेंट और एजेंट एज रेमुनरेशन। एक बंदा है जिसका नाम है जॉनसन, फर्म में काम करता है, फर्म ने कहा कि उसको कितने रुपए देगा, 20 लाख रुपीस तो पर एनम देंगे और 20% प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। क्या जॉनसन पार्टनर बन गया क्या फर्म का, नहीं बना, इज ओनली एन एम्प्लॉय। क्यों, फिक्स दे रहे हो इसको तुम रेमुनरेशन। पार्टनर जो होते हैं दे आर नॉट द सर्वेंट और एम्प्लॉयज, सैलरी किसको दी जाती है, सर्वेंट्स को, एम्प्लॉयज को, ठीक है। नॉर्मली पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं मिलती एक्सेप्ट इट इज प्रोवाइडेड इन द डीड, दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। ये आपके पार्टनर्स हैं, दीज आर द ओनर्स, इन्हें क्या मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा, दे विल बी शेयरिंग द प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ इसको फिक्स्ड मिल रहा है प्लस इसको थोड़ा हिस्सा दे रहे हैं प्रॉफिट में, ही इज एन एम्प्लॉय नॉट अ पार्टनर। अच्छा, आपने सेलिंग एजेंट सुना है बेटा, कंपनीज वगैरह में सेलिंग एजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं इतना तो तुमको फिक्स मिलेगा और इतना मिलेगा प्रॉफिट में हिस्सा, देते हैं ना, सेल्स बढ़ गई तो इतना तुम्हें एक्स्ट्रा देंगे। दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयज, दे आर नॉट द पार्टनर्स। समझ आई चीज़ की नहीं आई, जिसे फिक्स्ड मिल रहा है ना वो कौन है, रेमुनरेशन मिल रही है ना फिक्स्ड, इसका मतलब एम्प्लॉय, सर्वेंट और एजेंट एज रेमुनरेशन। ये चारों पॉइंट समझ आ गए क्या, ये बताओ। सेकेंड वाला पॉइंट कहता है लेंडर ऑफ मनी, ए ने फर्म को 20 लाख रुपए उधार दिए, लेंडर है क्रेडिटर है, कहता है लमसम पेमेंट मत करो, मुझे क्या करो, प्रॉफिट में हिस्सा दे दो, शेयरिंग द प्रॉफिट बट इज नॉट अ पार्टनर। फर्स्ट वाला कहता है सेल ऑफ गुडविल, जिसने अपनी गुडविल बेची फर्म को 20 लाख रुपए में, वो कहता है मुझे 20 लाख नहीं चाहिए, मुझे तो प्रॉफिट में हिस्सा दे दो, शेयरिंग द प्रॉफिट बट इज नॉट अ पार्टनर। हाँ, समझ आ गई चीज़ की नहीं आई यहाँ तक, ये बताओ। तो हमने एक तरीके से एक स्टेटमेंट को प्रूव किया है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट प्राइमा फेसी एविडेंस नॉट अ कॉन्क्लूसिव, ठीक है। और म्यूचुअल एजेंसी अपन पढ़ ही चुके हैं। अब ये टॉपिक अपन लेने जा रहे हैं ICI से। सेक्शन नंबर 6, यहाँ पे लाइन अंडरलाइन करना बेटा, पूछे कैसे जाते हैं क्वेश्चन, ये देखो। इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म, वेदर अ पर्सन इज और इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म। क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ विल यू डिटरमाइन, बस इतना सा चेंज करेगा आगे, हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म, वेदर अ पर्सन इज और इज नॉट अ पार्टनर। इससे आपको समझना पड़ेगा सेक्शन 6 पूछा जा रहा है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इस लाइन से क्लिक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन इसका है, पूछा इस तरीके से जाएगा। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है लेकिन ज़्यादातर वो इस लैंग्वेज से पूछता है। कैसे पता लगाओगे, हमने लिखा था देखो, रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप कैसी है उससे पता चलता है कि फर्म है, पार्टनरशिप है, पार्टनर है या नहीं है। आगे क्या बोला, 3 चीज़ें पूरी होनी चाहिए, पहला एग्रीमेंट, दूसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तीसरा कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।
इसको अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्रीमेंट में जो पहले पढ़ा था वही लिखाना, इसेंशियल एलिमेंट में। म्यूचुअल एजेंसी में जो पहले पढ़ा था वही लिखाना। बची बात किसकी? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इसको मैं बताती हूँ कैसे लिख के आना। पहले तो लिखना शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज इसेंशियल एलिमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप, बट इट इज़ ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस, नॉट अ कॉन्क्लूसिव एविडेंस। फिर जो मैंने तुम्हें अभी लिखवाया है वो चीज़ लिखाना, वो बहुत ईजी है। इसके आगे चीज़ तो ये भी वही कह रहा है, लेंडर ऑफ मनी, सर्वेंट एजेंट, विडो, चिल्ड्रन, सेल ऑफ गुडविल। बस मैंने उसको लैंग्वेज को ईजी करवाया है और कुछ नहीं कराया है कि ये 4 ऐसे केसेस हैं जहाँ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है लेकिन पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, किसी की इच्छा करे यहाँ से पढ़ने की तो पढ़ भी सकते हो, बट याद नहीं होगा, मुझे पता है नहीं होगा। ये सब आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी का जो पैराग्राफ है बेटा, जो तुमने वहाँ पे पढ़ा था डिट्टो वही है या नहीं है एक बार बताओ मुझे यहाँ तक। और ये पूरा रिपीटिशन, इसका वर्ड बाय वर्ड मिला लेना, सेम है। ये एक ही पैराग्राफ 2 बार छप गया है। डीम टू एग्जिस्ट तक सेम है, डीम टू एग्जिस्ट। म्यूचुअल एजेंसी जो वहाँ पढ़ी थी ना इसेंशियल एलिमेंट में, अभी पढ़ाया था ना, 1 फॉर ऑल फॉर वन, कॉन्क्लूसिव एविडेंस, कॉर्डिनल प्रिंसिपल, एवरी पार्टनर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, वही दे के आना है। कर लोगे क्वेश्चन आ गया तो ये आपका ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक हो गया। एक केस लॉ आ रहा है यहाँ पे और केस लॉ इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है? शांति रंजन दास गुप्ता अगेंस्ट दासीरान मुर्जामुल। आपको नाम ना याद हो तो चलेगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि वेयर देयर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टीज, स्टेट द सर्कमस्टेंसेज वेयर देयर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टीज। एमसीसी बुकलेट में मैंने क्वेश्चन डलवाया भी है, आरटीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब 4 केसेस दिए हुए हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं देखो एक बार। पहले मेरी बात सुन लो फिर यहाँ से पढ़ लेना। पहला, पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस का कोई रिकॉर्ड मेंटेन्ड नहीं है, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं है। समझ आ रहा है? पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन का कोई रिकॉर्ड मेंटेन्ड नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन्ड नहीं है। पार्टनरशिप फर्म का कोई बैंक अकाउंट नहीं है। और अगर नई पार्टनरशिप बनती है ना तो एक अथॉरिटी होती है जिसको बोलते हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट, उसको रिटन नोटिस देना पड़ता है, इंटीमेशन देनी पड़ती है, वो नहीं दी है तो भी पार्टनरशिप नहीं है। 4 केसेस आएंगे, कौन कौन से देखो। पार्टनीज हैव नॉट रिटेन रिकॉर्ड ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। दूसरा, पार्टनरशिप बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन्ड नहीं है। तीसरा, पार्टनरशिप फर्म का कोई बैंक अकाउंट नहीं है। और चौथा, अगर नई पार्टनरशिप होती है तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट को जानकारी देनी होती है, वो आपने नहीं दी है। इन 4 केसेस में देयर इज नो पार्टनरशिप, याद रखना। 4 ही लिख के आने। ये क्वेश्चन है ना, जब अपन एमसीसी मॉड्यूल से देखेंगे ना प्रैक्टिकल, तो मैं आपको टिक लगवा दूंगी, वहाँ ये 4 पॉइंट आपको मिलेंगे। तो ये 4 याद करने हैं। क्या क्या थे दोबारा रिवाइज करो। पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन नहीं है। और तीसरा, बैंक अकाउंट नहीं है। और चौथा, न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप, रिटन इंटीमेशन नहीं दी, किसको? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट, ठीक है। अगर किसी को नाम याद हो तो कर सकते हो, वैसे आंसर में इन्होंने केस का नाम नहीं दिया था तो हम भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे। अब क्या आ रहा है हमारा, देखो कुछ एंटिटीज़ में डिफरेंसेस आ रहे हैं। एक तरफ तो पार्टनरशिप ही रहेगी, दूसरी तरफ एंटिटीज़ चेंज होती जाएंगी। सबसे पहली एंटिटी कौन सी आ रही है? कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, दैट इज कंपनी के हिसाब से देख लो आप। कंपनीज एक्ट भी अपने कोर्स में है। डिफरेंसेस मैं आपको समझाऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस सबसे पहला पॉइंट कहता है लीगल स्टेटस। पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, जबकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी की मेंबर्स से अलग भी एक पहचान होती है, ठीक है। एक केस आया था सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। हम कहाँ पढ़ेंगे? कंपनीज एक्ट में। ये अपने के कोर्स में है ये वाला केस, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। क्या यहाँ पर अपन को करना है? फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, दूसरी तरफ कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है।
जो याद रखने की बात है वो यही है, फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है और कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी की मेंबर से अलग भी एक पहचान है। म्यूचुअल एजेंसी, पॉइंट नंबर 2, बताओ कहाँ पर होती है म्यूचुअल एजेंसी? पार्टनरशिप। हर पार्टनर बाकी पार्टनर्स का एजेंट है प्लस फर्म का भी एजेंट है, जबकि कंपनी का एक मेंबर कंपनी के बाकी मेंबर्स का एजेंट नहीं होता। पढ़ के देख लो। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब अलग पहचान। कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है। कंपनी की मेंबर्स से अलग भी एक पहचान होती है। भाई कंपनी की प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग सब कंपनी के नाम से होती है, ठीक है, मेंबर्स के नाम से नहीं होती है। मेंबर्स की अपनी अलग पहचान है। मेंबर्स आते हैं चले जाते हैं तो क्या कंपनी बंद हो जाती है? नहीं होती है। कंपनी की मेंबर्स से अलग भी एक पहचान है। लीगल एंटिटी इसलिए क्योंकि कंपनी लीगल पर्सन है। इट इज़ अ पर्सन इन आई ऑफ लॉ। याद करो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट 1 में तुमने पढ़ा, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नेचुरल पर्सन प्लस लीगल पर्सन। तो लीगल पर्सन में कंपनी एग्जाम्पल में दिया था मैंने। लॉ की नज़र में कंपनी को एक पर्सन माना गया है। जैसे कंपनी केस फाइल कर सकती है, कंपनी पर केस फाइल किया जा सकता है, जस्ट लाइक अ पर्सन। कंपनी खुद के नाम से प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, जस्ट लाइक अ पर्सन। समझ आ रही है चीज? कंपनी केस कर सकती है, कैन स्यू, कैन बी स्यूड, केपेबल ऑफ होल्डिंग एंड डिस्पोजिंग द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। सिवाय कुछ कामों को अगर छोड़ दिया जाए तो कंपनी वो सारे काम कर सकती है जो कि एक पर्सन कर सकता है, एक्सेप्ट अ फ्यू वन। शादी नहीं कर सकते, डिवोर्स नहीं ले सकती, कुछ पढ़ाऊंगी ऐसी चीजें कंपनीज में, है ना। चलो ये क्या लिया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप, फर्म को प्रॉफिट हुआ, उसका क्या करें? डिस्ट्रीब्यूट कर दे। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। और कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो क्या करें? क्या? शेयर होल्डर्स को क्या कहाँ देते हैं? डिविडेंड की फॉर्म में। अच्छा, क्या देना जरूरी है क्या? कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देना ही पड़ेगा, कंपल्शन थोड़ी ना है। सारे का सारा प्रॉफिट क्या शेयर होल्डर को बांट देंगे क्या? कुछ रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व एंड सरप्लस नाम की भी तो चीज होती है कि नहीं होती है? अच्छा देखो, अगर मान लो एक कंपनी है, उसको प्रॉफिट हुआ लेकिन उसे क्या चाहिए? एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए। उसके पास 2 ऑप्शन है, क्या कर सकती है? मार्केट से डेप्ट कैपिटल उठाए, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई इक्विटी वालों का पैसा रोक ले, उनको इस साल डिविडेंड ना दे। अगर डेप्ट कैपिटल उठाएगी, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, ऑब्लिगेशन है कि नहीं है बताओ, ठीक है। और अगर इक्विटी वालों का पैसा रोक लेते हो, डिविडेंड नहीं देते हो, तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कन्विंस कर देंगे मेंबर्स को, क्या कहेंगे? हमें एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, इस एक्टिविटी में जब हमें प्रॉफिट होगा तो हम आपको बेटर रेट से डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हुई चीज की नहीं हुई बताओ? तो इट इज कंपनी मे और मे नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड। लिख लो साइड में यहाँ पे, कंपनी मे और मे नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड। जरूरी नहीं है डिविडेंड दे, ऑप्शन है कंपनी मे और मे नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड। कंपनी मे और मे नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड। क्या चीज लिखी है देखो? प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द डीड, ठीक है। दूसरी तरफ नो सच कंपल्शन, सिर्फ कुछ प्रॉफिट का हिस्सा, नॉट द एंटायर प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। रिटेन्ड एंड अर्निंग में भी तो डालोगे ना, रिजर्व एंड सरप्लस में पूरे का पूरा प्रॉफिट थोड़ी ना देते हैं शेयर होल्डर्स को, रिजर्व एंड सरप्लस में भी डालेंगे। समझ आ गई बात की नहीं आई बताओ बेटा? अब नेक्स्ट क्या आ रहा है तुम्हारा? एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड, कैन एक्सटेंड इवन अप टू देयर पर्सनल असेट्स, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखना? पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड, डेब्ट्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल्सो इफ द जॉइंट एस्टेट इज इनसफिशिएंट टू मीट देम। फर्म की प्रॉपर्टी से फर्म के कर्जों का भुगतान नहीं हो पा रहा, क्या यूज करेंगे? पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स यूज होंगे, ठीक है। आगे क्या दिया देखो?
कंपनी के केस में बात करें, डिपेंड करेगी लाइबिलिटी की कंपनी किस तरीके की है। 3 तरीके की कंपनी की बात चलेगी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मैंने एनटीपीसी के 20,000 रुपये के शेयर खरीद लिए, मेरी लाइबिलिटी कहाँ तक? 20,000, दैट इज नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। कंपनी उससे ऊपर 1 रुपया भी मुझसे नहीं मंगवा सकती। अगर मान लो शेयर्स पार्टली पेड अप है, 10 रुपये का शेयर है, 6 रुपये कंपनी जो है उसको मैं पे कर चुकी हूँ, कंपनी मुझसे ज़्यादा कितना मंगा सकती है? माई लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर। सही है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, मैंने गारंटी दी, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ दिस कंपनी आई गारंटी टू कॉन्ट्रीब्यूट ₹20,000 टूवर्ड्स द वाइंडिंग अप। मेरी लाइबिलिटी कहाँ तक? 20,000, दैट इज द गारंटीड अमाउंट, दैट इज द गारंटीड अमाउंट। और अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये चीज़ क्या दी है देखो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लाइबिलिटी लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर। अगर आपकी कंपनी कैसी है? गारंटी कंपनी, लिमिटेड टू द अमाउंट फॉर विच वी हैज एग्रीड टू बी लाइबल, जिसको क्या बोला जाता है? गारंटीड अमाउंट। और लास्ट में क्या बोला? अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है तो मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी? अनलिमिटेड। ठीक है, प्रॉपर्टी, एक लाइन लिखो फर्म वाली साइड, पार्टनरशिप वाली साइड लिखना। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज joint property of all the partners. The property of the firm is joint property of all the partners, in which all the partners have, in which all the partners have community of interest, in which all the partners have community of interest, in which all the partners have community of interest। मतलब पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द पार्टनर्स होती है, जिसमें सभी पार्टनर्स का हिस्सा होता है, कॉमन इंटरेस्ट होता है। क्या लिखा हुआ है देखो, firm's property is the joint estate of all the partners। ठीक है, and they all of them have community of interest, सभी पार्टनर्स का उसमें कॉमन इंटरेस्ट होता है। दूसरी तरफ कंपनी के लिए बात करूंगी, कंपनी की प्रॉपर्टी सेपरेट है फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर्स। कहने को मेंबर्स को ओनर्स कहा जाता है, पर मानो अगर एक कंपनी का मेंबर दिवालिया हो गया तो क्या कंपनी की एसेट्स को बेच के अपना कर्जा चुका सकता है? क्या नहीं कर सकते। कंपनी की प्लांट एंड मशीनरी, कंपनी की लैंड एंड बिल्डिंग किसके नाम से है? कंपनी के नाम से। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ? तो यहाँ पर कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होती है, मेंबर्स की प्रॉपर्टी अलग होती है। कल को अगर कंपनी दिवालिया हो गई तो क्या मेंबर्स से पैसे मांग सकती है? नहीं, मेंबर्स की भी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अभी तुमने पढ़ा था अनपेड अमाउंट या नॉमिनल वैल्यू, उससे ज़्यादा तुमसे भी मांगा नहीं जा सकता। तो कहना चाह रहे हैं कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है, मेंबर की प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब इस शेयर वर्ड का मतलब अगर यहाँ बात कर रही हूँ तो क्या है? हिस्सा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। पार्टनरशिप फर्म में स्टॉक एक्सचेंज वाले शेयर्स नहीं होते, तो इस शेयर का मतलब वो वाला शेयर नहीं है। इस शेयर का मतलब क्या है? हिस्सा, इंटरेस्ट। अब देखो क्या है, मान लो एक फर्म में 5 पार्टनर, कौन? ए बी सी डी ई। ई अपना जो इंटरेस्ट बनता है फर्म में, अभी तक जो उसका हिस्सा बनता है, वो ट्रांसफर करना चाहता है मिस्टर एक्स को। तब तक नहीं कर सकता ई ट्रांसफर जब तक ए बी सी डी हाँ ना बढ़ दे। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो इंटरेस्ट ट्रांसफर करना पार्टनरशिप में आसान काम नहीं है। आपको क्या चाहिए होती है? सभी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होती है। क्या लिख रखा है देखो, शेयर इन पार्टनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स।
दूसरी तरफ अगर कंपनी में बात करूं, और वो भी कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी, मेरे पास एनटीपीसी के 20,000 रुपये के शेयर्स हैं, इजीली स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकती हूँ, नो नीड टू टेक परमिशन ऑफ एनी अदर मेंबर, यस और नो, ठीक है। द ट्रांसफर इज अनरेस्ट्रिक्टेड, ट्रांसफर इज अनरेस्ट्रिक्टेड। क्या लिखा है देखो, इफ द कंपनी अ शेयर होल्डर में ट्रांसफर द शेयर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन गिवन इन आर्टिकल्स, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में रेस्ट्रिक्शन होते हैं, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में रेस्ट्रिक्शन होते हैं, बट अगर बात करूं किसकी, पब्लिक कंपनी की, कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ट्रांसफर इज अनरेस्ट्रिक्टेड, ट्रांसफर इज अनरेस्ट्रिक्टेड, कोई आपको रोक नहीं सकता, आपको किसी दूसरे मेंबर की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ आई चीज़ की नहीं आई बताओ। प्राइवेट वाली कंपनी जो होती है उनके आर्टिकल्स में रेस्ट्रिक्शन होते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, आप पब्लिक को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप इंटर से मेंबर्स ही कर सकते हो ट्रांसफर, प्राइवेट में रेस्ट्रिक्शन होते हैं। 268 सेक्शन पढ़ाऊंगी मैं आपको प्राइवेट कंपनी का, उसमें बताऊंगी कि रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पब्लिक में ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते। नेक्स्ट क्या आया, मैनेजमेंट। अब मुझे आंसर देना है आपको, मैं आपको दो चीज़ें लिख रही हूँ, देखो क्या, एक तो है मेरा वर्ड ओनरशिप और एक है मैनेजमेंट या कंट्रोल, मैनेजमेंट या कंट्रोल। आप मुझे पहले बताओ, पार्टनरशिप में ओनरशिप किसकी और मैनेजमेंट किसका, पार्टनर्स का, और अगर कंपनी में बात करूं ओनरशिप किसकी, शेयर होल्डर्स की, और कंट्रोल या मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वेरी गुड, ये चीज़ याद रखना, यही पॉइंट कहना चाहता है मैनेजमेंट के बारे में कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी सभी पार्टनर्स के पास मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने की पावर होती है। और इधर अगर हम बात करें तो मेंबर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट अनलेस दे आर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स। मेंबर्स के पास कुछ और राइट ज़रूर होते हैं, जैसे वो जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, उसमें वोट डाल सकते हैं, अपनी हाँ या ना बता सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का पोर्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिसीजन कौन लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझ आया, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट चलता है। मैंने 20,000 रुपये के शेयर्स तो खरीद लिए कंपनी के, पर मैं जाके डे टू डे अफेयर्स में चेक नहीं करूँगी कि कंपनी ने मेरे 20,000 रुपये सही से यूज़ किए या नहीं किए। इस काम को करने के लिए मेरे वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, उनको क्या बोलती हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको बोला जाता है कि कंपनी में होता है रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है, ठीक है। नेक्स्ट आया तुम्हारा रजिस्ट्रेशन। ये डिफरेंस खत्म कर रहे हैं अपन, 2-3 बचे हैं। रजिस्ट्रेशन में क्या लिखा है देखो, नॉट कंपलसरी, ऑप्शनल होता है। पार्टनरशिप फर्म को चाहो तो रजिस्टर कराओ, चाहो तो मत कराओ, लेकिन रजिस्टर कराने से क्या होता है, कैपेसिटी टू स्यू आ जाती है, फर्म केस फाइल कर सकती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अनरजिस्टर्ड फर्म भी लीगल होती है। दूसरी तरफ क्या बोला, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ये बनती ही कैसे है, बाय रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2030। वाइंडिंग अप, रिटन इंटीमेशन नई पार्टनरशिप जो बनती है उसके केस में देना पड़ता है आपको, किसको, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट। ओनली एन इंटीमेशन, अप्रूवल नहीं चाहिए, सिर्फ इंटीमेट करना है। रजिस्ट्रेशन इज अनदर थिंग, अथॉरिटी आएगी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, यूनिट 3 में पूरा प्रोसेस आएगा रजिस्ट्रेशन का। वाइंडिंग अप में क्या है, पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री। घर की खेती है ये तो, बनती भी कैसे है, बाई एग्रीमेंट, डिसॉल्व भी कैसे हो सकती है, बाई एग्रीमेंट, तो इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ कंपनी तो हमारी लीगल पर्सन है, मेड बाय लॉ, कैन बी डिस्ट्रॉयड ओनली बाय लॉ, तो इसको ख़त्म कर सकती हैं सिर्फ और सिर्फ 2 अथॉरिटीज़, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। NCLT तो इसकी करा सकती है वाइंडिंग अप, और ROC के पास पावर है कि वो इसका नाम हटा सकती है। ROC के पास एक रजिस्टर मेंटेन होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, उसके अंदर सारी कंपनीज की डिटेल होती है कि मैंने इस दिन इस कंपनी को रजिस्टर किया था, सीधे उससे उसका नाम हटा सकती है, तो कंपनी खत्म। 2 अथॉरिटीज है जो इसे खत्म कर सकती है, एक तो NCLT और एक ROC। लास्ट बोला, आई थिंक इसमें अभी और डिफरेंसेस हैं, एक और है ना, कर लेते हैं फिर, है ना। ओके, कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ सकते हो बेटा ऑनलाइन में।
एग्रीमेंट जो होता है इट कैन बी एक्सप्रेस, कैन बी इम्प्लाइड, कैन बी ओरल, कैन बी इन राइटिंग, और यही एग्रीमेंट रिटन साइन रजिस्टर्ड है तो अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप अराइजेज ओनली बाय एग्रीमेंट, उसको बनाने का दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट। नहीं, कॉपीज मैं चेक नहीं करती बेटा। कोई क्वेरी है किसी की तो बताओ बेटा। नहीं, चलो फिर अपन वाइंड अप करते हैं। ओके बेटा।